किस्मत से मिल हम तुम चैप्टर 96 5 साल बाद मुंबई के एक क्लब में एक वेटर मैनेजर के पास आता है और कहता है, सर मैं उन सर को बहुत बोला कि क्लब बंद होने का टाइम आ गया है, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ में ये पैसे रखे और मुझे कहा दफा हो जाओ। ऐसा कहते हुए उसने वेटर ने अपने हाथ में पड़े नोटों को मैनेजर को दिखाया। मैनेजर ने सामने देखा जहां पर एक प्राइवेट एरिया में एक आदमी बेताशाह ड्रिंक कर रहा था। उसकी हालत नशे की हालत में बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। मैनेजर ने अपना सरना में हिलाते हुए अपने जेब से एक फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे क्लब के एंट्रांस पर एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है। वह सीधे क्लब के अंदर जाता है तो मैनेजर उसे एक तरफ इशारा करता है। वह आदमी जब सामने की तरफ देखा है तो उसकी आंखें गुस्से से भर जाती है। वो सीधे उस टेबल पर जाता है और अपने हाथ को उसके बल पर मारते हुए कहता है, मिस्टर भाग्य जयदेव मरना है तो एक बार में मारो ना, रोज रोज खुद को क्यों मार रहे हो। टेबल पर बैठा नशे की हालत में वह शख्स कोई और नहीं भाग्य भी था। चेहरे पर हताशा, बिखरे हुए बाल, आंखें लाल और बड़ी हुई दाढ़ी। भाग्य के कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। उसने नशे में खुद को संभालते हुए अपनी आंखों को बहुत मुश्किल से खोलते हुए सामने देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राहुल अपना सर पीट लेता है। पिछले 5 साल से वह भाग्य को इसी बात के लिए समझ रहा था कि वह अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे में तो एक दिन वह मर जाएगा, पर भाग्य उसकी बात नहीं सुनता है। राहुल ने भाग्य को कई बार अपनी कसम दी। भाग्य कुछ दिन तो सही रहता, लेकिन फिर नशे की लत उसे अपनी तरफ बुला लेती। भाग्य नशे का इतना आदी हो गया था कि उसकी हर दूसरी रात किसी क्लब के कोने में पड़ी हुई गुजरती थी। राहुल बहुत मुश्किल से भाग्य को संभालते हुए उठाता है और उसे गाड़ी में लाकर बैक सीट पर पटक देता है। भाग्य की हालत उठते नहीं बन रही थी और वह गाड़ी पर लेटे लेटे ही पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। राहुल ड्राइव करते हुए कार को जयदेव मैंशन की तरफ मोड़ देता है। गाड़ी जैसी जयदेव मैंशन के अंदर जाती है, वैसे ही राहुल गाड़ी से बाहर आता है और बैक सीट का दरवाजा खोलते हुए भाग्य को बाहर लाता है। भाग्य अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। राहुल ने इतनी मुश्किल से उसे संभाल रखा था। राहुल भाग्य को अंदर की तरह ला रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजता है। भाग्य को संभालते हुए कभी एक हाथ से अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालता है तो एक डीलर का फ़ोन था। आज उस डीलर के साथ राहुल की बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। उसमें भाग्य को देखकर गुस्से में कहा, साले खुद तो बिजनेस पर ध्यान दे नहीं रहा है और मुझे भी अपने पीछे पीछे लगा रखा है। अगर मैं बिजनेस पर ध्यान नहीं देता ना तो तू आज सड़क पर होता। सड़क के किसी कोने पर ना अपनी घड़ियां 100-100 रुपए में बेच रहा होता। एक तो तेरा बिजनेस संभाल रहा हूँ, ऊपर से तेरी यह हरकतें मुझे ठीक से काम भी नहीं करने देती। डीलर के साथ कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी हमारी, तू तो नशे में पड़ा हुआ है। कम से कम मुझे तो मीटिंग अटेंड करने देता। ही ग्रिंग 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 ग्रिन। तो मैं तुझे कब मना किया मीटिंग पर जाने के लिए? मुझे एक बोतल दे देता और उसके बाद जाता अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए। राहुल खींचते हुए कहता है, वह बोतल कभी तेरे सर पर दे मारूंगा। अपना मुंह बंद कर, वरना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तेरी बत्तीसी तोड़ने में। राहुल देखा है उसे डीलर का फ़ोन फिर से आ रहा था। वह भाग्य को दरवाजे पर टिकते हुए कहता है, मैं बस से 2 मिनट में बात करता रहा हूँ, तू हिलना मत यहाँ से वरना गिर जाएगा। भाग्य एक क्यूट सा फेस बनाते हुए अपना सर हमें हिलाता है। राहुल फ़ोन निकालकर साइड में जाता है और डीलर से बस ये कहता है कि वो उसे थोड़ी देर में बात करता है और आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है। भाग्य तब तक खुद को बहुत मुश्किल से संभालता है और 2 कदम अंदर ही जाता है कि इतने में वही एक टेबल से टकरा जाता है और वह पर रखा स्टैचू नीचे जमीन पर गिर के टूट जाता है। भाग्य अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। राहुल को आवाज आई थी। वह भाग्य के पास आता है और हैरानी से भाग्य को देखता है। तभी राहुल का ध्यान सामने जाता है जहां पर कल्याणी जी खड़ी थी।
वह हैरानी के भाव से भाग्य और राहुल को देख रही थी। कल्याणी जी आज भी भाग्य के साथ ही रहती हैं। चेहरा पर उम्र हो गई थी, पर अब पहले से बेहतर दिख रहा है और सेहत भी अब ज्यादा अच्छी हो गई है। पहनावे में भी अब रईसी झलकती है। भाग्य ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कल्याणी जी को देखकर कहा, सॉरी, गलती से टूट गया। कल्याणी जी ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली। 5 सालों से भाग्य की ऐसी हालत देखकर उनका भी जी घबरा रहा था। भाग्य ने एक नज़र नीचे देखा जहां पर पूरे फर्श पर उसे मूर्ति के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे। वहां देखकर अचानक भाग्य का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, पाउटिंग, सुशील, सुशील कहाँ मर गया? सुशील जल्दी से आता है और भाग्य के सामने आकर कहता है, जी साहब। भाग्य गुस्से में सुशील को देखकर कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। श्री को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। श्री ने ये सब देख लिया ना तो तुम पर गुस्सा करेगी। अभी इसी वक्त साफ करो इसे वरना तुम्हें काम से निकाल दूंगा। पाउटिंग। राहुल और कल्याणी जी हैरान हो गए। सुनील जल्दी से झाड़ू लाता है और सफाई करता है। भाग्य अपने लड़खड़ाए कदमों से आगे आता है और कल्याणी जी को देखकर कहता है, आपसे कहा ना, घर में सफाई रखा कीजिए, श्री को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। कल्याणी जी अपनी भीगी पल के लिए भाग्य को देखकर कहती है। जब कल्याणी जी ने ये कहा कि श्री नहीं है, ऐसा लगा भाग्य का सारा नशा एक बार में ही उतर गया। उसके चेहरे पर गुस्से वाले भाव आ गए और उसने कल्याणी जी की तरह देखते हुए, किसने नाम लिया श्री का? पाउटिंग, किसने उसे याद किया? उसे मैंने मना किया था ना, इस घर में दोबारा श्री का नाम नहीं लिया जाएगा। तो फिर क्यों इस घर में बार बार उसका नाम पुकारा जाता है? कल्याणी जी ने हैरानी से भाग्य को देखकर कहा, किसी ने उसका नाम नहीं लिया, तुम ही हो जो उसका नाम पुकार रहे हो। हमें सब कुछ भूल जाने के लिए कहते हो और खुद उसे भुला नहीं पा रहे हो। देखो क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। कौन कहेगा कि तुम इस देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो? हालत देखो अपनी। सड़क पर चला कोई शराबी नजर आ रहा है। भाग्य लड़खड़ाता हुआ एक कदम आगे आता है, पर वह जैसे ही गिरने को होता है राहुल उसे थामने के लिए आगे बढ़ता है। भाग्य उसे हाथ दिखाकर रोक देता है और गुस्से में राहुल और कल्याणी जी को देखकर कहता है, मैं अपने पैसे से पीता हूँ, किसी से पैसे नहीं मांगे हैं मैंने, नहीं किसी से भीख मांगी है। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। राहुल बिजनेस संभाल रहा है, आप घर संभाल रही है। मुझे नहीं लगता कि अब मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने के लिए आप दोनों के पास कुछ है। बाकी मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं से आपका कोई लेना देना नहीं है। मेरी जिंदगी मैं अपने तरीके से जीऊंगा और इसे कैसे खत्म करना है यह मैं ही देखूंगा। ऐसा कहते हुए भाग्य लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। कल्याणी जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल ने कल्याणी जी को देखकर कहा, आंटी मुझे ऑफिस जाना होगा, काम बहुत है। कल्याणी जी ने अपने आंसू छुपाते हुए हाँ में सर हिलाया तो राहुल वहां से चला गया। भाग्य लड़खड़ा था अपने कमरे में आया और आकर अपने बेड पर उन्हें मुलेट गया। भाग्य सोने की कोशिश करता है क्योंकि उसको अभी भी ठीक से नींद नहीं आती है। उसे सोने के लिए अभी भी दवाइयों और नशे की जरूरत होती है। उसे पता था कि आज उसे फिर नींद नहीं आएगी, इसीलिए अपने बिस्तर पर लेटा हुआ आंखें बंद करके वो किसी ख्यालों में। तभी उसके माथे पर एक मुलायम हाथ आता है। भाग्य ने आंखें बंद किए हुए बिना किसी प्रतिक्रिया के कहा, श्री क्यों आई हो यहाँ पर? श्री ने भाग्य के सर को सहलाते हुए, तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं कैसे नहीं आती? भाग्य ने तंज करते हुए कहा, इतनी ही फिक्र है मेरी तो छोड़कर क्यों गई? श्री ने कहा, कभी कभी प्यार में दूरियां जरूरी होती है। मैंने तो सिर्फ हम दोनों के बीच दूरियां लाई थी, पर तुमने तो हमारे दिलों के बीच दूरियां ला दी। इतनी नफरत करने लगे मुझे। भाग्य ने अपने चेहरे पर गुस्से के भाव लाते हुए, बहुत ज्यादा नफरत करने लगा हूं मैं तुमसे। अब मुझसे नफरत भी बर्दाश्त नहीं हो रही।
इसलिए तुम मेरे ख्यालों में भी आना बंद कर दो। मत आया करो मेरे जहन में। तुम्हें याद करता हूँ तो खुद पर गुस्सा आता है कि क्यों मैंने तुम्हें इतना प्यार किया। तुम्हें मैं खुद से ज्यादा चाहा है श्री। और तुमने क्या किया, मेरी चाहत को टुकरा कर चली गई मेरी जिंदगी से। मैंने बहुत ढूंढा तुम्हें लेकिन तुम नहीं मिली। और धीरे धीरे में मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार था उसकी जगह कड़वाहटाने ले लिया। मुझे तुम्हारे नाम से नफरत होने लगी। जिस लड़की को मैंने अपना सब कुछ माना वह लड़की मुझे वीराना करके चली गई। तुम मेरी पूरी दुनिया तुम थी श्री और तुम मेरी दुनिया उजड़ कर चली गई। कैसे नफरत नहीं करता तुमसे। श्री के उन हाथों ने भाग्य को सहलाते हुए कहा, अगर इतनी ही नफरत करते हो तो क्यों मुझे अपनी यादों में जिंदा रखा हुआ है। भूल जाओ मुझे। भाग्य ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें भूल गया तो मैं जीना भूल जाऊंगा। तुमसे नफरत करते हुए ही तो मैं जिंदा हूँ। तुम्हें याद करते हुए मैं सांस ले रहा हूँ। इसलिए खुद को पत्थर बना लिया है ताकि कोई इस पत्थर से टकराए तो टूट जाए। श्री ने हंसते हुए कहा, तुम जितना मर्जी दुनिया के सामने पत्थर बन जाओ पर मेरे लिए तुम हमेशा फुल रहोगे। मुझे पता है। जितनी नफरत कर लो मुझसे, दिल के किसी कोने में मेरा प्यार अभी भी सांस ले रहा है। भाग्य ने झट से आंखें खोलते हुए कहा, नहीं। लेकिन तभी भाग्य के सामने उसका खाली कमरा था और उसके आसपास कोई नहीं था। वो अपने जहन में श्री से बात कर रहा था। भाग्य ने गुस्से में कहा, मेरे दिल के किसी भी कोने में तुम्हारा कोई प्यार सांस नहीं ले रहा है। मैं तुमसे नफरत करने लगा हूँ। तुम दुनिया के जी कोने में भी हो, याद रखना दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जो तुमसे बेइंतहा नफरत करता है। तभी भाग्य की घड़ी में रात के 12 बजे का अलार्म बजना है। भाग्य एक नज़र उस घड़ी को देखता है और फिर अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए बालकनी की तरफ जाता है। भाग्य चांद को देखते हुए कहता है, नफरत की 5 साल मुबारक हो श्री। हमारी शादी की 5वीं सालगिरह मुबारक हो। पाउटिंग। भाग्य ने तो यहाँ पर अपने दिल के दरवाजे श्री के प्यार के लिए बंद कर रखे थे, पर इस चांद को कहीं ना कहीं पता था कि भाग्य उसमें किसे ढूंढ रहा है। जहाँ एक तरफ भाग्य ने उसे चांद की रोशनी में श्री नफरत की 5 सालों का हिसाब बता रहा था, तो वही भाग्य से 1652 किलोमीटर दूर देहरादून में एक मकान की खिड़की पर खड़ी श्री चांद को देखकर कहती है, शादी की 5वीं सालगिरह मुबारक हो आपको भाग्य। ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है पर फिर भी यह चांद इन दोनों की बातों को एक दूसरे को पहुंचाने का माध्यम बन रहा था। एक हवा का झोंका जैसे ही श्री को होकर गुजरता है वैसे ही भाग्य की आंखें बंद हो जाती है, जैसे कि उस हवा ने भाग्य को भी छुआ हो। 97 अबॉर्शन। पनखड़ी। रोज की तरह आज भी मुंबई का दिन भाग दौड़ वाला था। यहाँ पर किसी को सांस लेने की फुर्सत ही नहीं। घड़ियों से तेज भागते इंसान, कुछ अपने सपने के पीछे हैं तो कुछ अपने मंजिल के पीछे। और इसी भाग दौड़ वाली एक सड़क पर जब ट्रैफिक जाम लगा, लोगों की जिंदगी कुछ पलों के लिए ठहराव नहीं था। उस कुछ पलों में उन्होंने कितना कुछ खोया और कितना कुछ पाया हो। उसी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी बहुत सी गाड़ियों के बीच एक गाड़ी विवेक की भी थी। विवेक जो इस समय अपना ऑफिस जाने के लिए निकाला था, ट्रैफिक जाम में फास्ट हुए फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तभी उसकी नज़र सड़क के दूसरी तरफ लगे एक होर्डिंग पर जाती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। फ्लश्ड। उस होर्डिंग पर एक मॉडल की फोटो थी जो बहुत ही छोटे कपड़े पहनकर साबुन का ऐड कर रही थी। विवेक ने गुस्से में उसे होर्डिंग को देखा, तब तक सिग्नल खुल चुका था। विवेक ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन उसकी आंखों में रहने कर वही मॉडल का चेहरा आ रहा था। विवेक ने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए कहा, शिट सीट। जूही। होर्डिंग पर कोई और नहीं जूही की तस्वीर थी। विवेक जैसे तैसे अपनी गाड़ी चलाकर ऑफिस पहुंचता है। विवेक अपने केबिन में जाता है तो उसका मैनेजर बताता है कि उसकी एक मीटिंग चल रही है जिसमें विवेक का होना बहुत जरूरी है। विवेक वहां से सीधे अपने मीटिंग रूम में चला जाता है जहां पर उसकी कंपनी के कुछ और एम्प्लॉइज बैठे हुए थे। विवेक की कंपनी इस समय घाटे में जा रही थी।
विवेक ने अपने मार्केटिंग मैनेजर से कहा। तो आप ही बताएं, हम अपने शेयर को बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजर ने कहा, सर हम अपने शेयर को बढ़ाने के लिए किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर इस समय डिमांड ज़्यादा हो। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो मार्केट वैल्यू अपने आप ऊपर जाएगी। विवेक ने कहा, तो बताएं, आपके पास कोई आइडिया है। मार्केटिंग मैनेजर ने कहा, इन दिनों सबसे ज़्यादा पैसा फिल्मों में है। अगर हम किसी फिल्म में इन्वेस्ट करें तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमें वहां से दुगना रिटर्न मिलेगा। तभी एक शेयर होल्डर ने कहा, लेकिन फिल्मों में पैसा लगाना रिस्की हो सकता है, क्योंकि इन दिनों फिल्मों को हिट करना कोई मामूली बात नहीं है। फिल्म का हिट होना और फ्लॉप होना पूरी तरह से ऑडियंस के हाथ में है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना सारा पैसा गंवा दें, क्योंकि इन दिनों ऐसी फिल्में भी रिलीज हो रही है जिनमें थिएटर बिल्कुल खाली जा रहा है। विवेक ने कहा, बात तो सही है, ऑडियंस पागल नहीं है। और जहां तक बात रही उन्हें एंटरटेन करने की, तो सिर्फ एक अच्छी कहानी के दम पर हम ऑडियंस को थिएटर तक नहीं ला सकते हैं, हमें कोई दूसरा आइडिया सोचा होगा। मार्केटिंग मैनेजर ने कहा, सर तो इसमें सोचना क्या है, हम पैसा उस चीज़ पर लगाएंगे जिसके लिए ऑडियंस भर भर कर थिएटर में ली जाती है। ऑडियंस फिल्म के लिए भले ही थिएटर में न जाए, लेकिन इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल ही जाती है। विवेक ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑडियंस को थिएटर तक खींच लाता है। मैनेजर ने कहा, आइटम सॉन्ग। सभी शेयर होल्डर और कंपनी स्टाफ आपस में बातें करने। विवेक ने टेबल पर हाथ मारते हुए सबको चुप कराया और मैनेजर से कहा। मैनेजर कहता है, सर इन दिनों फिल्मों में स्टोरी दमदार होना हो, आइटम सॉन्ग और आइटम गर्ल दमदार होनी चाहिए। और आइटम गर्ल कोई ऐसी वैसी नहीं, वह भी तो ऐसी जिसके एक ठुमके में लोग 100-100 बार थिएटर में जाए। फिल्म की कहानी कितनी ही बोरिंग क्यों ना हो, लेकिन आइटम सॉन्ग एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरी फिल्म का बजट रिकवर हो जाता है। इसलिए तो आजकल ज़्यादातर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी फिल्मों में आइटम सॉन्ग रखते हैं। विवेक ने तंज करते हुए कहा, इसका मतलब अब हमारी कंपनी एक नाचने वाली बचाएगी स्मर्क। विवेक के ऐसा कहां पर सबके चेहरे पर हंसी आ गई और सब थोड़ी थोड़ी आवाज में हंसने लगे। विवेक भी हंसते हुए कहता है, बताइए मैनेजर साहब, क्या प्लान है आपका। मैनेजर साहब आगे कहते हैं, इन दिनों नमन राव अपनी एक न्यू फिल्म बना रहा है और उसे फिल्म के लिए उसे इन्वेस्टर चाहिए। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। विवेक कुछ सोचता है और फिर मैनेजर साहब को हाँ कह देता है। तभी एक शेयर होल्डर कहता है, वो सब तो ठीक है, पर ये बताए आइटम गर्ल होगी कौन। उनके ऐसा कहने पर मैनेजर साहब अपने बत्तीसी दिखाते हुए कहते हैं, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, इन दिनों पूरे मार्केट में एक ही लड़की छाई हुई है। उसकी पिछली 2 फिल्मों के आइटम सॉन्ग सुपर डुपर हिट गए हैं। अरे सर उस लड़की को स्क्रीन पर देखने के लिए लड़के पागल हो रहे हैं। अरे आप लोगों ने नाम नहीं सुना क्या। तभी एक दूसरा आदमी कहता है, अरे सर कहीं आप उसे आइटम्स गर्ल जूही की बात तो नहीं कर रहे हैं। जूही का नाम सुनते ही विवेक के कान खड़े हो जाते हैं और वो हैरानी से उसे आदमी को देखा है। मैनेजर साहब हंसते हुए कहते हैं, अरे बिल्कुल खूब समझा आपने, मैं जूही की बात कर रहा हूँ। मैनेजर साहब हंसते हुए कहते हैं, अरे बिल्कुल खूब समझा आपने, मैं जूही की बात कर रहा हूँ। क्या लड़की है साहब, वह क्या नाचती है। अरे उसे देखकर तो आजकल लड़के अपनी आंखें भर रहे हैं। कुंवारे लड़कों का छोड़ो, शादीशुदा लोग भी उसे देखकर रातों में सपने सजाते हैं। तभी एक दूसरा आदमी हंसते हुए कहता, अरे बहुत सुना है उसके बारे में, डांस अच्छा करती है। और सही कहा आपने, उसने तो सारे लड़कों को पागल बना रखा है। अब क्या बताऊं आपको, मैंने तो ये तक सुना है कि लड़के उसका पोस्टर अपने बाथरूम में लगाते हैं। बाथरूम में लगाकर क्या करते हैं के आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि विवेक ने उसकी कॉलर को पकड़कर उसे कुर्सी से उठाया और दीवार से लगाते हुए उससे मैं कहा, पाउटिंग, हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उसके बारे में इतनी घटिया शब्द बोलने की, पाउटिंग। विवेक गुस्से में अपना आपा खो रहा था,
उसने लगभग उसे आदमी के गला को दबाते हुए उसका दाम घट डाला था। सब जल्दी से अपनी कुर्सी से उठते हैं और विवेक को उस आदमी से अलग करते हैं। विवेक उसे आदमी को छोड़ ही नहीं रहा था, सबको ऐसा लगा कि विवेक उसकी जान ही ले लेगा। विवेक ने उसे आदमी के गले को छोड़ दिया, लेकिन उसे आदमी को नहीं छोड़ा। वह उसके मुंह पर इतने मुक्के बरसा रहा था कि उसका पूरा मुंह खून से लाल हो गया और विवेक के हाथ में भी गहरा जख्म हो गया। मौजूद लोगों ने बहुत मुश्किल से विवेक को उसे आदमी से अलग किया था। शाम का वक्त। विवेक इस समय अपने घर के गार्डन में बने एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। विवेक किसी ख्याल में गम था, तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। विवेक अपनी दाईं तरफ देखा है तो वहां विनीता बैठी होती है और वह सामने देखते हुए विवेक से कहती है, कभी सोचा नहीं था जिंदगी हम दोनों को इस मोड़ पर ले आएगी, जहां पर हम दोनों एक ही कश्ती पर सवार होकर एक ही दर्द को झेल रहे होंगे। विवेक ने हल्की सी मुस्कान के साथ, आपको क्या परेशानी है दी, आपका बिजनेस सब बहुत अच्छा चल रहा है और मैं तो ये भी सुना है कि आपको तो न्यू प्रोजेक्ट और मिले हैं। बिजनेस तो मेरा घाटे में चल रहा है। विनीता ने भी मुस्कुराते हुए विवेक को देखकर, कारोबार में मुनाफा और नुकसान तो चलता ही रहता है, पर जिंदगी अगर नुकसान पर पहुंचती है ना तो उसे पर सिर्फ नुकसान ही नुकसान मिलता है। विनीता विवेक को देखते हैं और अपने चेहरे पर एक क्षमा भाव से के लिए कहती, मुझे माफ कर दे विवेक, मेरी गलत फैसले की वजह से तेरी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। विवेक विनीता को देखकर कहता है, नहीं दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने कुछ भी नहीं किया। मेरी अपनी हालत की जमींदार मैं खुद हूँ। मैं शायद जूही को कभी समझ ही नहीं पाया, या फिर जो समझ पाया वह गलत समझा। आज पता चला कि बड़े पापा हमेशा सही कहा करते, उनका तजुर्बा कितना सही है, इस बात का अंदाजा मुझे अब हो रहा है। बड़े बुजुर्ग हमसे जो कहते हैं ना वो गलत नहीं होता है दी। बड़े पापा को बहुत पहले ही अंदाजा हो गया था जूही के बारे में, और उन्होंने मुझे सतर्क भी किया था। पर वह कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। लोगों का प्यार तो सिर्फ अंधा होता है, मेरा प्यार तो गूंगा और बेहरा भी था। विनीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह विवेक को देखकर कहती है, हम दोनों भाई बहन की किस्मत कितनी अजीब है ना विवेक। हम दोनों की नसीब में प्यार आया भी और चला भी गया और हम कुछ नहीं कर सके। काश ये सब कभी शुरू ही नहीं हुआ होता। काश मैं तुम्हारी और जूही की शादी के लिए जिद ना की होती। काश उसे दिन तुम्हारी शादी जूही से न होकर भूमि से होती तो आज जिंदगी कुछ और ही होती। विवेक ने कहा, अक्सर हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है दी। सोचा तो मैं भी बहुत कुछ था, जूही के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी बताऊंगा, उसके साथ अपना संसार बसा लूंगा। पर देखो मेरी सोच से अलग जूही ने तो कुछ और ही सोच रखा था। आज भी जब उसे दिन को याद करता हूँ तो यकीन नहीं होता कि जूही वही लड़की है जिससे मैंने प्यार किया था, जिसका हाथ थामने के लिए मैं सारी दुनिया से लड़ गया था, जिसके साथ मैंने जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन उसने मेरे साथ जीने मरने की काम छोड़ो मेरा साथ निभाने की कसम भी तोड़कर चली गई। और ऐसा कहते ही विवेक की आंखों से एक आंसू का कतरा उसके गाल पर आ जाता है और अचानक से उसकी यादें उसे अतीत के उन पालों में ले जाती है जिसे वह चाह कर भी याद नहीं करना चाहती है। 4 साल पहले विवेक अचानक से ऑफिस से अपने घर आ गया था। उसकी माँ पार्वती जी सोफे पर बैठे कोई मैगजीन पढ़ रही थी। वह विवेक को देखकर कहती है, विवेक अपनी माँ से कहता है, अरे माँ मीटिंग में जाना था, वह एक इम्पोर्टेंट फाइल घर पर ही भूल गया। विवेक अपने कमरे में जाता है और दरवाजा खोलकर अंदर देखा है तो जूही नहीं थी। वो वापस बाहर देखते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ जूही कहाँ है? विवेक की माँ ने कहा, बेटा जूही तो ब्यूटी पार्लर गई है, बस अभी आता ही होगी। विवेक नामे अपना कर ही लाता है और कमरे में जाकर अपनी फाइल ढूंढने लगता है। विवेक हर जगह चेक करता है लेकिन उसे फाइल नहीं मिलती है। अंत में जाकर वह अलमारी में चेक करता है, लेकिन वहां पर सिवाय कपड़ों के और कुछ भी नहीं था। विवेक अलमारी बंद करने के लिए ही होता है कि वो देखता है कि जूही के कपड़ों के बीच में से एक पेपर आधा निकला हुआ है।
विवेक को लग जूही का कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा तो उसने उसे पेपर को वापस सही से रखने के लिए वह फाइल उठाए। पर जैसे ही उसने उसे पेपर को सही से रखा तो विवेक की नज़र उसे फाइल पर गई। वह एक अस्पताल का लोगो था। जूही के कपड़ों के बीच हॉस्पिटल का पेपर क्या कर रहा है? विवेक ने वह पेपर निकालकर उसे देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फ्लश्ड हाल में जूही घर आती है और बैग सोफे पर रखते हुए सर्वेंट से कहती है, जल्दी से कुछ ठंडा पिला दो, बाहर बहुत गर्मी है। पार्वती जी ने जूही को देखकर, विवेक घर आ गया है, उसकी कोई फाइल छूट गई है। जूही रहती है। जी मैं देखती हूँ। जूही सोफे से खड़े होकर कमरे की तरफ जाने के लिए मुड़ती है कि तभी विवेक कमरे से गुस्से में बाहर निकलता है। लेकिन विवेक ने आउन देखा ना था और सीधे जाकर जूही को एक जोरदार तमाचा लगा दिया। अचानक से हुए इस हमले से जूही संभाल नहीं पाई और सोफे पर जाकर गिर गई। पार्वती जी हैरान हो गई और वह सोफे से खड़े होते हुए विवेक पर चिल्लाती है, विवेक ये क्या बदतमीजी है? पाउटिंग। जूही का एक हाथ उसके गाल पर था और उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे। वह हैरानी से विवेक को देखते हैं तो विवेक घूरकर गुस्से में जूही को देख रहा था। पाउटिंग। बाहर हो रहे इतने शोर से विनीता के पापा और विवेक के पापा सब बाहर आ जाते हैं। घर में हो रहे इस झगड़े से विनीता के पापा आगे आते हैं और विवेक को देखकर कहते हैं, विवेक ये क्या बदतमीजी है? तुमने हाथ कैसे उठाया बहू पर? विवेक जूही की तरफ उंगली करते हुए कहता, पाउटिंग। इसने अबॉर्शन करवाया है। 98 डाइवोर्स और एल्यूमिनी। जूही ने अबॉर्शन करवाया है, ये सुनकर सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं। जूही खुद शॉक में थी। उसने तो वो पेपर बहुत ही अच्छे से छुपाया था, फिर उसके अबॉर्शन की खबर विवेक के कानों तक कैसे आई? विवेक गुस्से में जूही को घूरते हुए कहता है, बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? पाउटिंग क्यों मारा मेरे बच्चे को? विवेक के इस तरीके से गुस्से से बात करने पर जूही का भी दिमाग खिसक गया और वह भी गुस्से में खड़े होकर विवेक को देखते हैं कि जूही ऐसा भी कुछ कर जाएगी। वह जूही के पास आती है और कहती है, जूही यह क्या सुन रहे हैं हम? विवेक क्या कह रहा है? तुमने अबॉर्शन करवाया है? तुम प्रेग्नेंट थी तो हमें बताया क्यों नहीं और तुमने अबॉर्शन क्यों करवाया? और तुम्हें अबॉर्शन करवाने की जरूरत क्या? अरे हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आता, पूरा घर खुशियों से भर जाता, मैं बुआ बन जाती और तुम माँ बनने की इतनी बड़ी सौभाग्य को तुमने मार दिया। परिवार में इतनी बड़ी खुशी आने वाली थी और तुमने वह आने से पहले खत्म कर दी। ऐसा कहते हुए विनीता जैसे ही जूही के कंधे पर हाथ रखने वाली होती है, जूही गुस्से में विनीता का हाथ झड़कती है और उसे गुस्से में देखते हुए कहती है, पाउटिंग। जिनके खुद के घर कांच के होते हैं ना, वह दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकते हैं। खुद का घर तो संभाल नहीं गया और यहाँ मुझे ज्ञान दे रही हो। ये सारी बातों का ख्याल तब नहीं आया था जब अपने पति को तलाक दे रही थी। यहाँ बैठकर भाई और पिता के पैसों पर मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो। आई बड़ी मुझे घर परिवार का ज्ञान देने वाली। विवेक का गुस्सा आपे से बाहर हो गया। वह जूही पर एक बार फिर से हाथ तो उठाते हुए जोर से चिल्लाता है, जूही। पाउटिंग। लेकिन ये थप्पड़ जूही को लगता है इससे पहले जूही ने विवेक का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में से घूरने लगी। सारे घर वाले हैरानी से जूही को देख रहे थे। जूही ने विवेक का हाथ झड़कते हुए उसे उंगली दिखाते हुए कहा, पाउटिंग। सोचना भी मत कि मुझ पर हाथ उठाओगे। मुझ पर आज तक मेरे घर वालों ने हाथ नहीं उठाया, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अब अगर तुमने या तुम्हारे परिवार ने मुझे हार्म करने की कोशिश की तो मैं तुम सबके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का कैसे करूंगी? पाउटिंग। जूही की बात सुनकर सबके होश उड़ गए थे। फ्लश्ड। हाँ, कभी कभी सब जूही कुछ नौकरों के साथ बदतमीजी से बात किया करती थी, लेकिन आज तो उसने घर वालों को ही धमकी दे डाली। विवेक अब अपने आपे से बाहर चला गया। वह जूही के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, पाउटिंग। जूही होश में तो हो? जानती हो क्या बोल रही हो? अपने परिवार पर केस करोगी तुम? जूही ने कहा, पाउटिंग। परिवार? कौन सा परिवार? कैसा परिवार? अगर तुम इन लोगों को परिवार कहते हो ना तो उनके साथ साथ तुम भी बेवकूफ़ हो।
तुम्हारी बहन अपने पति का घर छोड़कर यहाँ मायके में आकर बैठ गई और उसे तलाक भी दे दिया। लेकिन तुम्हारा ये शोकॉल परिवार ने इसे कुछ भी नहीं कहा, उल्टा इसका साथ देते रहे। तुम्हारे ताऊ जी ने तो इसे अपने साथ बिजनेस में जोड़ लिया। पार्वती जी आगे आते हुए जूही से कहती, जूही बेटा, अगर तुम्हें विनीता से कोई परेशानी है तो हमें बताओ। अगर तुम्हें इसका यहाँ रहना पसंद नहीं था तो हमें पहले ही बता देती। बेटी के लिए हम बहू से रिश्ता थोड़ी ना खराब करेंगे। बंद कीजिए अपना ड्रामा। बड़ी आई बहू को बेटी समझने वाली, आप कितने पानी में है। ये तो मैं तभी देख लिया था जब शादी की रिसेप्शन पर आपने मुझे अपना वह पुराना सा गंदा सा लहंगा दिया था पहनने के लिए। मुझे देने के लिए एक लहंगा नहीं लिया गया और बेटी को बिजनेस दे दिया। गुस्से में विवेक ने जूही को बाजू से अपनी तरफ किया और उसे घूरते हुए कहा, अब अगर तुमने एक और शब्द मेरे परिवार में से किसी की तरफ के लिए कहा ना, तो जूही मैं भूल जाऊंगा कि हमारा रिश्ता पति पत्नी का है। पाउटिंग। तुम मुझे बस ये बताओ कि तुमने अबॉर्शन क्यों करवाया। अगर तुम प्रेग्नेंट थी तो ये बात तुमने घर में किसी को क्यों नहीं बताई, और किसने हक दिया तुम्हें मेरे बच्चे को करने का। जूही ने भी गुस्से में विवेक से अपनी बाजू को छुड़ाया और उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, क्योंकि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। जूही के इन शब्दों में सबके कानों में जैसे शीशा घोलकर रख दिया हो। जूही के दिल में इतना कुछ है, ये तो कभी उसने जाहिर ही नहीं होने दिया। विवेक ने गुस्से में हाफते हुए कहा, पाउटिंग। जूही तुम होश में भी हो, जानती हो क्या बोल रही हो। वो हमारा बच्चा था, तुम्हारा बच्चा। तुम एक माँ होकर अपने बच्चों को कैसे मार सकती हो। तुम्हारे मन में ऐसे ख्याल भी कैसे आया। जूही ने भी विवेक से ऊंची आवाज में बात करते हुए कहा, हाँ आया ख्याल अपने बच्चों को मारने का, क्योंकि मैं बच्चा नहीं चाहती। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, ना आज ना कल और ना फ्यूचर में। इस बार तो मैं अबॉर्शन चोरी छुपे करवाया है, लेकिन अब मैं सामने से कह रही हूँ, अगर मुझे भविष्य में भी ऐसा कदम उठाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैं कोई बच्चा पैदा करके सारी जिंदगी तुम लोगों की गुलाम बनकर नहीं रहना चाहती। विवेक ने गुस्से में जूही से कहा, बच्चा नहीं चाहती हो तो क्या चाहती हो तुम, पाउटिंग। और तुम इस घर में कब गुलाम बनकर रही हो। हमने तुम्हें कभी कुछ करने से नहीं रोका। अपनी मर्जी से बाहर जाती हो, अपनी मर्जी से घर आती हो, अपनी मर्जी से हर वह चीज़ करती हो जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें कभी नहीं रोका। तो आप क्या चाहती हो। जूही ने भी विवेक को घर कर देखते हुए कहा, मैं तुमसे आज़ादी चाहती हूँ। छुटकारा चाहिए मुझे इस शादी नाम के फंदे से। नहीं रहना मुझे अब इस रिश्ते में। दम घुटता है मेरा इस घर में। दम घुटा है जब मुझे इस घर में हर कोई मुझे ये बताता है कि मैं इस घर की बहू हूँ। नहीं चाहिए मुझे इस बहू का टाइटल। इसलिए मैं आज अभी और इसी वक्त तुमसे सारे रिश्ते तोड़कर और तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जूही के मन में इतनी कड़वाहट है। उसे अपनी शादी और इस घर से इतनी तकलीफ है कि वो इसे छोड़ने तक को तैयार है। विवेक वहाँ खड़ा खड़ा काँप रहा था। विवेक की माँ एक तरफ सोफे पर सर पकड़कर बैठी थी और विनीता उन्हें कंधे से पकड़कर सहारा दे रही थी। विनीता के पापा एक तरफ हाथ बांधे खड़े थे, जैसे उन्हें अंदाजा था कि भविष्य में यह जरूर होगा। और विवेक के पिता अपनी पत्नी के बगल में अपना सर पकड़कर बैठे हुए थे। विवेक की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका शरीर इस समय गुस्से में तड़प रहा था। पाउटिंग। थोड़ी देर बाद जूही अपना सामान लेकर कमरे से बाहर आती है और दरवाजे की तरफ जाती है। उसको ऐसा करता देख पार्वती जी जल्दी से दरवाजे की तरफ भागती है और जूही के सामने जाकर रहती है। जूही बेटा, घर छोड़कर मत जाओ। देखो ये तुम्हारा घर है। तुम्हें हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। ऐसा करते हुए पार्वती जी ने अपने हाथ जोड़ लिए। उन्हें ऐसा करता देख विवेक अपनी माँ के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, माँ ये क्या कर रही हैं? आप क्यों इस जहरीली औरत के सामने हाथ जोड़कर अपनी ही बेइज्जती करवा रही है? जूही ने गुस्से में घूरकर विवेक को देखा।
तो पार्वती जी ने विवेक से कहा, नहीं विवेक, घर की बहू इस तरीके से घर छोड़कर जाएगी? जीते जी ये दिन नहीं देखना चाहती थी मैं। फिर उन्होंने जूही को देखकर कहा, तुम जैसा चाहती हो वैसा होगा, तुम जैसे रहना चाहती हो वैसे रहो, हम तुम्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकेंगे, पर भगवान के लिए ये घर छोड़कर मत जाओ। जूही ने गुस्से में पार्वती जी को देखकर कहा, बंद करिए अपना यह इमोशनल ड्रामा। अब आप लोगों का कोई भी षड्यंत्र मुझे इस घर में रोक नहीं सकता है। उसके बाद जूही विवेक को घूरते हुए कहती है, यह मत समझना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी। तुमने जो मुझ पर हाथ उठाकर गलती की है ना, उसका हर्जाना तुम्हें भुगतना होगा। जूही ऐसा करते हुए वहां से चली जाती है वो, और विवेक बस जूही को जाता हुआ देखता रह जाता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जूही घर छोड़कर चली गई है, कि क्यों उसने विवेक की शादी जूही से करवाई। ना वह अपना घर बसा कर रख सकी ना अपने भाई का। कुछ दिन बाद विवेक के पास एक नोटिस आता है जिस पर डिवोर्स के साथ साथ एल्यूमिनी की डिमांड की थी। अगर विवेक जूही को एल्यूमिनियम के रूप में 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तो बदले में जूही विवेक की पूरे परिवार पर डोमेस्टिक बैलेंस का केस कर सकती है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है, इन सब में जूही की मां शामिल थी। वो खुद वकील को लेकर विवेक के घर पर आई थी और उनसे एल्यूमिनी की बात की थी। पार्वती जी ने जूही की मां के बहुत हाथ पैर जोड़ ये कहकर कि जूही को समझाएं कि वह घर वापस आ जाए, लेकिन वो तो अलग ही गुरूर में घूम रही थी। विवेक ने अपनी मां को संभाला और जूही की मां से कहा कि वह जल्द ही डाइवोर्स पेपर और एल्यूमिनी की रकम उन्हें सेंड कर देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 6 महीने के अंदर विवेक ने जूही को डिवोर्स पेपर के साथ साथ एल्यूमिनी के पैसे भेज दिए। पैसे मिलने के कुछ महीनों बाद ही जूही फिल्में नजर आई। विवेक और पूरा परिवार इस समय गहरे सदमे में था कि जूही उस रकम से फिल्मों में काम कर रही है। उन्हें जूही के फिल्मों में काम करने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जूही जिस तरीके के रोल करने लगी थी वह काफी शर्मनाक था। देखते देखते जूही का नाम बोल्ड एक्टर्स की लिस्ट में शामिल होने लगा। जूही फिल्मों में जमकर एक्सपोज करती। फिल्मों में जूही का बोल्ड सीन और आइटम सॉन्ग की डिमांड बढ़ती जा रही थी। इन 5 सालों में जूही का करियर टॉप पर पहुंच गया था। उसका किसी फिल्म में होना ही उसे फिल्म को हिट कर देता। जूही अपने आइटम सॉन्ग से और आइटम डांस से भरपूर एंटरटेनमेंट करती थी। वर्तमान समय, विवेक और विनीता इस समय जूही के बारे में बातें कर रहे थे कि कैसे वो उनकी जिंदगी को बर्बाद कर कर अपनी जिंदगी आबाद कर चली गई। विनीता ने कहा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जूही हम सबको इतना बड़ा धोखा देगी। विवेक ने विनीता को देखकर कहा, हम सब तो फिर भी उसकी जिंदगी में बहुत बाद में शामिल हुए हैं थी। सबसे बड़ा धोखा तो मैं अपने पिता को दिया है। विनीता हैरानी से विवेक को देखते हैं तो विवेक कहता है, पैसे मिलने के बाद जूही अपनी मां को लेकर मुंबई के एक पोश इलाके में शिफ्ट हो गई। उसने अपनी इस कामयाबी में अपनी मां को तो शामिल किया, लेकिन अपने पिता को शामिल नहीं किया और उसकी मां ने भी अपनी बेटी का ही साथ दिया। अपने अपाहिज पति को घर में अकेला इसलिए छोड़ दिया कि अब उनकी सेवा कौन करेगा। इतना पैसा, दौलत, शोहरत, रुतबा, जूही के पास सब कुछ था। इतना सब कुछ देखकर जूही की मां ने सबसे पहले अपने पति का ही साथ छोड़ा और जूही के पिता अपाहिज होने के बावजूद भी अपने कंधों पर इस दुख का बोझ उठाया घूम रहे हैं। विनीता ने कहा, तो अब जूही के पिता कहाँ है? विवेक ने कहा, पता नहीं, शुरू में मुझे लगा शायद मुझे उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है। एक दिन जब मैं उनसे मिलने गया तो पता चला कि वो यहाँ नहीं है। एक दिन अचानक कि यहाँ से कहीं चले गए। पड़ोसियों से पता चला कि शुरू में उनके लिए कोई लड़का आता था, पर एक दिन वह भी चला गया और उसके कुछ दिन बाद वह अचानक कि कहीं गायब हो गए। जूही तब तक एक बड़ा नाम बन चुकी थी, पर फिर भी मैं बहुत मुश्किल से उसे तक ये बात पहुंचाई कि उसके पिता नहीं मिल रहे हैं। विनीता ने हैरानी से कहा, क्या जूही को पता है कि उसके पिता कहीं गायब हो गए हैं? फिर उसने क्या कहा? विवेक ने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, उसने मुझसे कहा कि अगर मुझे उससे मिलने के लिए बहाने की जरूरत है
तो मैं कोई अच्छा सा बहाना बनाऊं। और जहां तक बात रही उसके पिता की, तो उसे मतलब नहीं कि उसके पिता कहाँ है और कहाँ नहीं। विनीता हैरान हो गई कि जूही अपने पिता के बारे में ऐसी सोच रखती है। फ्लश्ड 99 प्रिया है भाग्य से नाराज। कामयाबी मिलने के बाद जूही अपने अपने पिता से भी मुंह मोड़ लिया। ये सुनकर विनीता बहुत हैरान हुई, उसे उम्मीद नहीं थी कि जूही के मन में इतना कुछ है। दोनों भाई बहन अपनी ही किसी सोच में घूम थे कि तभी उनके कानों में विनीता के पिता की आवाज आती है। तो जिंदगी ने तुम दोनों को सबक सिखा ही दिया। विनीता और विवेक हैरानी से अपना सर उठाकर देखते हैं तो सामने विनीता के पिता हाथ बांधे खड़े थे। वो उनके सामने आते हैं और कुर्सी पर बैठते हुए कहते हैं, समय की मार बहुत बुरी होती है, जब लगती है तो अच्छे अच्छे को सबक सिखा जाती है। विनीता और विवेक की आंखें शर्म से नीचे झुक गई थी। तो विनीता के पिता ने विनीता को देखकर कहा, तुम्हें हमेशा से लगता था कि हमने राहुल को तुम्हारे लिए चुनकर सबसे बड़ी गलती की है। राहुल कभी एक अच्छा जीवनसाथी नहीं बन सकता है। क्योंकि वह एक अनाथ है। उसका अपना कोई परिवार नहीं है। जिसका कोई परिवार नहीं है वह तुम्हें खुश कैसे रखेगा। तुम अपनी मर्जी से राहुल से अलग हो गई और राहुल प्रिया के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़। अब तुम राहुल और प्रिया को एक साथ देखकर पछता रही हो और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसके बाद वो विवेक की तरफ देखकर कहते हैं, और तुम्हारा तो क्या ही कहना। कितना कुछ किया तुमने जूही से शादी करने के लिए और बदले में तुम्हें क्या मिला। विवेक का चेहरा नीचे झुक जाता है। वह क्या ही जवाब देता इस सवाल पर अपने ताऊ जी को पेंसिव फेस। विवेक ने अपना सर ऊपर किया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। विवेक को ऐसा देख विनीता के पापा ने कहा, श्री सच में जमीन से जुड़ी हुई लड़की थी। उसे आसमान में उड़ना था। तुम बस एक जरिया थे उसके आसमान तक पहुंचाने का। विनीता ने अपने पिता को देखकर, लेकिन पापा मेरे सुनने में आया है कि श्री भाग्य को छोड़कर चली गई है। विनीता के पापा मुस्कुराते हुए कहते, बेटा अगर ऐसा है भी ना, तो मैं भाग्य और श्री को देखकर इतना तो समझ ही गया कि ये दूरियां सिर्फ नाम की है। क्योंकि उनके दिल कभी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। उनके रिश्ते में एक विश्वास है जिसे उन्होंने एक दूसरे के साथ बांध कर रखा हुआ है, और यह विश्वास ही उनके प्यार की सबसे मजबूत कड़ी है। विवेक ने अफसोस के साथ कहा, आप सही कह रहे हैं बड़े पापा। प्यार में विश्वास होना बहुत जरूरी है। मेरी और जूही के रिश्ते में सिर्फ एक किसी चीज की कमी थी। हम कभी एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं कर पाए। विनीता के पापा अपनी जगह से खड़े होते हैं और अपने दोनों हाथ बनते हुए कहते हैं, तुम दोनों समझदार हो, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हो। मैंने तभी तुम्हारा साथ दिया था और अभी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अब बच्चे सही हो या गलत, माँ बाप उन्हें छोड़ थोड़ी ना देते हैं। ऐसा कहकर वो वहां से चले गए और विनीता और विवेक एक दूसरे को अफसोस के साथ देखने लगे। दूसरी तरफ राहुल किसी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा था। आज उसे कॉलेज में कन्वोकेशंस डे था। यह एक MBA कॉलेज था जहां पर स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन की डिग्री दी जा रही थी। राहुल बाहर खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था, तभी दरवाजे से प्रिया बाहर आई। राहुल बाहर खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था, तभी दरवाजे से प्रिया बाहर आई। प्रिया ने इस समय काले रंग का ओवरसाइज कोट और एक टोपी पहनी हुई थी। उसके हाथों में एक डिग्री थी। वो खुशी के मारे राहुल को देखते हैं और भागकर आकर राहुल के गले लग जाती है। राहुल ने भी उसे गले लगा लिया। प्रिया राहुल से अलग होती है तो राहुल मुस्कुरा के प्रिया को देखा है और कहता है, तो फाइनली तुमने अपना MBA कंप्लीट कर लिया, कंग्रेचुलेशंस। प्रिया ने खुश होते हुए कहा, ये सब तुम्हारी सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। थैंक्स राहुल, यू आर सच ए स्वीट पर्सन। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं जब और पढ़ाई दोनों कैसे मैनेज कर पाती। राहुल ने मुस्कुरा के हाँ में सर हिलाया और उसके बाद प्रिया, आगे का क्या प्लान है? अपनी अपनी टोपी और को उतारते हुए राहुल को देखकर कहती है, फिलहाल तो मुझे वापस ऑफिस जाना है। जल्दी चलो वरना हम दोनों लेट हो जाएंगे। पता चला ग्रेजुएशन की खुशी में जो नौकरी है वह भी चली जाएगी।
राहुल दूसरी तरफ से जाता है और ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहता है, अरे यार आज तुम ग्रेजुएट हुई हो, पार्टी तो बनती है। प्रिया ने भी सीट बेल्ट लगाते हुए, हाँ ठीक है, फिर शाम को ही क्लब चलते हैं, एक शानदार सी पार्टी करेंगे। राहुल कहता है, ठीक है, मैं भाग्य को फोन करता हूँ, वह भी आ जाएगा। भाग्य का नाम सुनते ही प्रिया के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह थोड़ा गुस्से में राहुल को देखकर कहती है, तुम जानते हो ना, मुझे उनका आना पसंद नहीं है। राहुल ने प्रिया को देखा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, प्लीज प्रिया, उसे बात को भूल भी जाओ। प्रिया ने गुस्से में कहा, तुम्हारा दोस्त मेरी फ्रेंड को भूल गया और तुम चाहती हो मैं ये बात भूल जाऊं। राहुल अफसोस के साथ अपनी आंखें बंद करता है और गाड़ी ड्राइव करने लगता है। जब से भाग्य ने अपने दिल के दरवाजे श्री के लिए बंद किए थे, तब से प्रिया भी भाग्य से कटी कटी रहने लगी थी। प्रिया ने खिड़की की तरफ अपना मुंह किया और बाहर देखते हुए, अगर मैंने श्री को वादा ना किया होता तो ये शहर और भाग्य जीजू का बिन दोनों को छोड़कर जा चुकी होती, लेकिन श्री तुझे दिए हुए वादे की वजह से मैं आज तक भाग्य जीजू से बंधी हुई हूँ। कहाँ है तू? अब नहीं संभाल जा रहा है मुझसे ये सब कुछ, तू जहाँ भी है जल्दी वापस आ जा। ऐसा कहते हुए प्रिया उसे दिन को याद करने लगती है जब उसकी आखिरी बार श्री से बात हुई थी। प्रिया ने श्री को फ़ोन किया और श्री ने उसका फ़ोन उठाया तो प्रिया ने चाहते हुए कहा, हैप्पी एनिवर्सरी बटरफ्लाई स्माइल। अरे यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तेरी और चीज़ों की शादी को पूरा 1 साल हो गया है। तो आज का क्या प्लान है? तुम दोनों का लव बर्ड्स कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी एनिवर्सरी? प्रिया ये सब एक साथ में चाहते हुए और मुस्कुराते हुए बोले जा रही थी, वह श्री की बात ही नहीं सुन रही थी। थोड़ी देर बाद जब प्रिया ने बोलना बंद किया तो श्री ने कहा, प्रिया मेरा काम करेगी। श्री ने प्रिया से कहा कि क्या तू मेरा एक काम करेगी? इस पर प्रिया ने कहा, ले बोल तो ऐसे रहिए जब जैसे कभी मैं तेरे किसी काम को करने से मना किया है। बोलना क्या काम है? सामने से श्री की एक बुझी हुई आवाज आती है, भाग्य को मीठा बहुत पसंद है, कभी कभार खाने के लिए ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा मीठा खा तो तू रोक लेना। और वो रात में सोते नहीं है तो उनके लिए उनकी मेडिसिन अक्सर उनके पास ही रहती है, देखना वह हाइड्रोजन ना ले। और काम के चलते तो वह खाना खाना भी भूल जाते हैं, तो उन्हें याद दिलाते रही हो। प्रिया हैरानी से कहती है, हेलो मैडम, तू ये सब मुझसे क्यों कह रही है? श्री अपनी बात बदलते हुए कहती है, वह मैं तुझे यह इसलिए कह रही हूँ ना कि कभी अगर मैं उनके पास नहीं रही तो उनके पास किसी को तो होना चाहिए ना, जो उनका ध्यान रख सके। अब मैं अगर उनके पास नहीं रहूंगी तो तुम और राहुल भैया ही तो हो जो उनका ध्यान रखोगे। प्रिया हैरानी से कहती है, तू कहाँ जा रही है? श्री हबड़ते हुए कहती है, मैं कहीं नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर कभी ऐसा मौका लगे तो तू उनका ख्याल रखिए। वो तुझे अपनी छोटी बहन मानते हैं तो तेरी बात नहीं डालेंगे।